हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे हिंदी प्रैक्टिस और इस वीडियो में हम पहले हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी क्विज में हमने हिंदी साहित्य से रखे थे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हिंदी साहित्य को जो है कितने भागों में बांटा गया है, किसने इसको क्या नाम दिया, जो महत्वपूर्ण है। इतना बस ध्यान रखें कि हिंदी साहित्य से आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि हिंदी साहित्य से बहुत कम पूछा जाता है। जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपसे 100 मार्क्स की अगर हिंदी पूछी जा रही है, कंप्लीट साहित्य और ग्रामर, तो ध्यान रखिए 80 मार्क्स की उसमें ग्रामर आएगी और 20 मार्क्स की उसमें हिंदी आएगी। जहाँ पर 30 मार्क्स की आपसे हिंदी पूछी जा रही है, वहाँ 25 नंबर की ग्रामर और 5 नंबर का साहित्य आता है। तो साहित्य का पोर्शन बहुत कम पूछा जाता है और ग्रामर से ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इसको भी इतना पढ़ लेते हैं, एक पार्ट और लेकर आऊँगी, इसी के साथ में दोनों पार्ट में आप इनको अगर याद कर लेते हैं, चीज़ों को अपने माइंड में रख लेते हैं, तो आपको हिंदी साहित्य से ना डरने की ज़रूरत है और ना कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया या 4 कालों में बांटा गया। कितने कालों में? 4 कालों में। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया, तो ध्यान रखेंगे 4 कालों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन से काल हैं? एक है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादातर आदिकाल और भक्ति काल से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पूछे जाएंगे ये भी हम बात करेंगे। क्योंकि आदिकाल जो है इसका नामकरण हुआ, तो नामकरण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पिछली बार आपसे बीज वपन काल पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा या क्या नाम दिया, तो बीज वपन काल दिया था। उसी तरीके से इस बार हो सकता है आपसे चारण काल पूछ लिया जाए, प्रारंभिक काल पूछ लिया जाए, या कोई भी और भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले तो ये याद रखेंगे कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। वही आदिकाल है, वही भक्ति काल, वही रीतिकाल और वही आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया। और फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत मेरी आवाज़ में अगर प्रॉब्लम लग रही है तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में। ठीक है, खिचखिच टाइप का हो रहा है, तो उस वजह से आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है तो जो हमारा आदिकाल है, यानी जो हमारा क्या है, साहित्य, हिंदी साहित्य, तो हमारे हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब हम बात करेंगे आदिकाल की। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप स्टार कर लें इसको, आदिकाल को। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना है? 650 से 1350 ईस्वी। 650 से 1350 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है आदिकाल या वीरगाथा काल का। अब देखिए, हिंदी साहित्य के जो भी ऐतिहासिक कार रहे, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक कार जो रहे, उन्होंने प्रारंभिक काल के नामकरण का प्रश्न इसमें विवादास्पद है। इस काल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। मतलब कहने का ये है कि जो भी हिंदी के साहित्यकार हुए जितने भी, उन्होंने सबने अलग अलग इसको नाम दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। अब हम जान लेते हैं कि किसने क्या कहा। अब देखिए, जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने क्या कहा? चारण काल कहा। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीज वपन काल कहा। ये पूछा गया था आपसे लास्ट ईयर एग्जाम में, ये पूछा गया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा या क्या नाम दिया, तो बीज वपन काल दिया। हो सकता है इस बार आपसे चारण काल पूछ ले। चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल और वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, आदिकाल और वीरगाथा काल। वैसे रामचंद्र शुक्ल से ये पूछा जाता है कि वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल की बात आती है तो ज़्यादातर हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, आगे है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। संधि काल या चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वही बात यहाँ पर आपके सामने है कि आदिकाल की संज्ञा किसने दी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। ठीक है, आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी। अब आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं। कितनी शैलियाँ? 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल व पिंगल। डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली का। कर्कश शब्दावली के कारण डिंगल
जो डिंगल शैली है वो अलोकप्रिय होती है, जबकि जो मतलब आपको पता है जिसमें मिठास नहीं होगी, जो कर्कश होगी वो उसको लोग पसंद क्यों करेंगे। तो कर्कश थी, इस वजह से डिंगल शैली जो है अलोकप्रिय हो गई, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। जबकि कर्णप्रिय शब्दावली के कारण पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई। जो पिंगल थी ये कैसी थी, कर्णप्रिय थी, यानी जो कानों को सुनने में प्रिय लगे वो थी, इसलिए ये लोगों को प्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विलय हो गया। जो पिंगल शैली थी इसका ब्रज भाषा में विलय हो गया और डिंगल का क्या हुआ, ये समाप्त हो गई, क्योंकि इसे लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आदिकाल में कितनी शैलियाँ मिलती हैं, तो 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। अब आगे बढ़िए, ये देखिए आदिकालीन साहित्य के 3 सर्व प्रमुख रूप हैं। 3 सर्व प्रमुख रूप हैं, कौन कौन से, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। तो आदिकाल में कितने 3 सर्व रूप मिलते हैं, प्रमुख रूप 3 मिलते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ठीक है, अब सिद्ध साहित्य के बारे में जान लीजिए। सिद्ध साहित्य, सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। जो सिद्ध लोग थे उनके द्वारा जनभाषा में जो साहित्य लिखा गया उसी को सिद्ध साहित्य कहा गया। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। सिद्ध कवियों की रचनाएं 2 रूपों में मिलती हैं, कौन कौन से, दोहा कोश और चर्यापद। सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहा कोश, दोहों का संग्रह दोहा कोश में, जब दोहे होंगे उनका संग्रह दोहा कोश में मिलेगा तो उसको हम दोहा कोश के नाम से, तथा उनके द्वारा रचित पद, जो पद होंगे यानी दोहे होंगे उनको दोहा कोश में, और जो पद होंगे उनको चर्यापद के नाम से जाना जाता है या चर्यापद के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था लास्ट ईयर और इसको स्टार करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा। जो शैव धर्म था, जो शिव के अनुयायी होते हैं उनको शैव कहते हैं। ठीक है, तो शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा गया। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन हैं, तो कौन है, गोरखनाथ हैं। ठीक है, रासो काव्य, रासो काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और एक है आपका धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो काव्य। ठीक है, अब यहाँ पर वीर गाथात्मक रासो काव्य में क्या है, इस काव्य में राजाओं की वीरता का वर्णन है। अब आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो रासो काव्य है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक वीर, एक श्रृंगार और एक धार्मिक और एक उपदेश मूलक। ठीक है, तो वीर गाथा काल जो था, वीर गाथात्मक रासो काव्य जो था उसमें राजाओं की वीरता का, कि कैसे कैसे राजा हुए, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, है ना। तो इन राजाओं का, ऐसे राजाओं का यहाँ वर्णन किया गया। श्रृंगार परक रासो में क्या था, इसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया, जैसे विशलदेव रासो, संदेश रासो और मुंज रासो, इनमें श्रृंगार का वर्णन किया गया। ठीक है, इसके बाद है धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो काव्य। इस काव्य में धार्मिक व उपदेश मूलक काव्य का वर्णन किया गया, जैसे उपदेश रसायन रासो, चंदनवाला रासो, स्थूली भद्र रासो, भरतेश्वर बाहुबली रासो और रेवंतगिरी रासो। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इतना ध्यान नहीं दीजिए, बस इसको याद रखिए। ये जो है नाथ पंथ, इसको हठ योग के नाम से भी जानते हैं और इसके प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ हैं। ठीक है, 10वीं सदी के अंत में ये शैव धर्म जो था इसका नया रूप जन्मा था, जिसे नाथ पंथ या हठ योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताती चलूँगी आपको साथ के साथ। अब यहाँ आ जाइए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आदिकालीन रचना एवं रचनाकार। इधर की साइड में आपके सामने क्या है, रचनाकार हैं और इधर रचनाएं हैं। ये रचनाकार हैं और ये रचना, जैसे गोरखनाथ। अब गोरखनाथ की रचनाएं देखिए, नाथ शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्यादासन, पंथ के प्रवर्तक। ठीक है, जो पंथ संप्रदाय था उसके प्रवर्तक हैं ये। उसके बाद में यहाँ ये चंद्रवरदाई है, इसको आप स्टार करके रखिए, चंद्रवरदाई की। तो पृथ्वीराज रासो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। किसके अनुसार है, तो शुक्ल के अनुसार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है सारंगधर की है हम्मीर रासो, दलपति विजय की है खुमान रासो और जगनिक की है परमाल रासो। अब मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगी कि आप इसे कैसे याद रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है।
तो आप इस पर जो है स्टार करिए दलपति विजय पर, और जगनिक पर करिए स्टार कि जगनिक की परमाल रासो पूछी जाती है। ठीक है, नरपति नाल की बीसलदेव रासो पूछी जाती है, इस पर स्टार करिए। तो इन तीनों को मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। तो ट्रिक है खुद बीन बजाकर जग पर नाचे। तो यहाँ आपको मैं लिख देती हूँ खुद। अब देखिए, खुद से खू से बन गया खुमान रासो और दा से बन गया दलपति विजय। तो खुद से आपको दो, एक तो आपकी रचना और एक रचनाकार याद हुए। खुमान रासो के कौन है? दलपति विजय। तो खुद से एक कंप्लीट हुआ। अब आती है बीन की बात। खुद बीन, ठीक है, बीन बजाकर, सबसे पहले बीन। ठीक है, अब बीन से देखिए बीसलदेव रासो और ना से नरपति विजय। तो बीन बजाकर बीन से क्या हो गया? बीसलदेव रासो और नरपति विजय। तो खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। ठीक है, खुद बीन। अब देखिए खुद बीन बजाकर जग पर नाचे। अब यहाँ जग और पर, जग पर। अब देखिए यहाँ जग पर, इससे कैसे याद रखेंगे? एक सेकंड। हाँ, जग पर, ठीक है, जग पर। अब देखिए जग से क्या हो जाएगी आपकी? जग से क्या हो जाएगी? यहाँ पर से हो जाएगी परमाल रासो और जग से हो जाएगी जगनिक। तो जगनिक ने कौन सी रचना का मतलब कौन सी रचना रची? तो परमाल रासो। पर से परमाल रासो और जग से जगनिक। तो परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे, खुद बीन बजाकर जग पर नाचे। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तीनों, खुमान रासो, परमाल रासो और बीसलदेव रासो। ये तीनों आपको लर्न हो जाएंगे एक ही ट्रिक से। ध्यान रखेंगे, 2-3 बार बोल लीजिए, फिर आपको लर्न हो जाएगा कि कृष्ण जी ने खुद ही बीन बजाई और खुद ही जग पर नाचे। खुद बीन बजाकर जग पर नाचे। इसके बाद यहाँ इसको भी देख लीजिए, नल सिंह भाट की विजयपाल रासो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है, ये भी ध्यान रखना है। इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैंने क्विज में इसीलिए इंक्लूड किया था मॉर्निंग में, क्योंकि इनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका बहुत पूछी जाती है। तो ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की हैं, ये ध्यान रखना। कीर्ति पताका जो है अवहट्ट भाषा में है, और एक ये है लिखनावली संस्कृत में, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ही याद रखेंगे, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मैंने आपको जो डिटेल थी उसके बारे में बताया। अब हम इसके बाद में क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस या रिवाइज कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने क्विज में डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी किस लेखक की रचना है? ऑप्शंस हैं शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन या श्याम सुंदर दास। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी किस लेखक की रचना है? शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन या श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है गारसा दत्तासी। अब इनको हम फास्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको आप सुबह कर चुके हैं और ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आपको लर्न करना होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक कृति किसने लिखी है या किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। जिन लोगों ने क्विज की है उनको आंसर पता है, और जिन्होंने नहीं की है वो आप देखते जाइए। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच या उर्दू। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पहली रचना कौन सी है? इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, गारसा दत्तासी की है, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में इसकी रचना की थी। सबसे पहले हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रांस की भाषा में लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट आपके सामने, शिव सिंह सरोज रचना में किस लेखक ने कवियों का विवरण एवं उनका काव्य संग्रह संकलित किया है? ऑप्शन हैं आपके सामने, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बाबू या शिव सिंह सेंगर। तो यहाँ नाम से ही आप ध्यान रख लेंगे कि शिव सिंह सरोज, तो क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने इन्होंने कवियों का विवरण और उनका काव्य संग्रह संकलित किया है किसमें? शिव सिंह सरोज में। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं जो इस वीडियो में है, और एक और पार्ट इसका आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास का, इन दोनों वीडियोज़ को अगर आप कंप्लीट समझ लेते हैं और इतना ही नोट्स बना लेते हैं अपने माइंड में, तो आपका हिंदी साहित्य से छूटेगा नहीं, इतना पक्का है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक कृति किसकी है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा,
सर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी। तो ये नाम आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये हमारे यहाँ का नाम नहीं है, कोई विदेशी नाम है, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की, सर जॉर्ज ग्रियर्सन की। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। नेक्स्ट है हिंदी गोविंद रत्नमाला किस लेखक का ग्रंथ है। अब आपको पता है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो है नहीं, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त का भी नहीं है, रामकुमार वर्मा का भी नहीं है, ये है श्याम बाबू शर्मा का या श्याम सुंदर दास का, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास का। आगे है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न ग्रंथ किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। मिश्र बंधुओं के द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा, रामकुमार वर्मा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न, तो मिश्र बंधु विनोद से आपको लग रहा होगा कि ये किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए, तो मिश्र बंधुओं के द्वारा ये प्रस्तुत किए गए थे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ का प्रकाशन किसने कराया। रामचंद्र शुक्ल ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने, केवल ए ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा और जो साहित्य है, हिंदी भाषा और साहित्य, इस ग्रंथ के लेखक या इसका प्रकाशन कराने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये एक ग्रंथ है, इसका प्रणयन किसने किया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रणयन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य बहुत समय पहले की बात है, तो इसका प्रणयन कौन करेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारों साल पहले जो होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जब भी आलोचनात्मक इतिहास की बात आएगी आप हमेशा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के साथ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े आलोचक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, किसके द्वारा रचित किया गया, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ फास्ट रख रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, कल का वीडियो बड़ा हो गया था, तो आप लोगों के टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं इसको थोड़ा स्पीड में डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो कमेंट करके बताना, तो कल से स्लो रखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो इसको रचा गया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। इनका नंबर आ चुका है, रामकुमार वर्मा हो चुके थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो डॉक्टर गणपति चंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास केवल पूछा जाएगा, और हिंदी साहित्य का एक तो हो गया आलोचनात्मक इतिहास, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, ठीक है। ये आपको अंतर इन दोनों में याद रखना है, कहीं क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए और आप कुछ और कर दें तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए थे। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया, तो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया। परमाल रासो किसकी रचना है, परमाल रासो किसकी रचना है। खुद बीन बजाकर जग पर नाचे, तो पर मतलब परमाल और जग मतलब जगनीक, तो ध्यान हो गया आपको, याद आ गया किसकी रचना है, जगनीक की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सूफी काव्यधारा का कवि है, तो कबीर है, जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है। अब आप अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि कबीर भक्ति का है और सूरदास भक्ति का है, तुलसी भी भक्ति के हैं, जबकि जायसी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुल्ला दाऊद और कुतुबन क्रमशः किसकी रचना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको फंसाने के लिए ये जानबूझकर इस तरीके का रखा था, क्योंकि इसका क्रम यहाँ पर मृगावती ठीक है, और चंदायन भी ठीक है, लेकिन मृगावती की कौन सी रचना है, मैंने यहाँ क्रमशः पूछा था आपसे। मुल्ला दाऊद की कौन सी, मुल्ला दाऊद किसकी है, चंदायन की। कुतुबन किसकी है, मृगावती की। यहाँ मैंने ऑप्शन को चेंज कर दिया था, इसलिए ये गलत हो गया था, और थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया था, क्योंकि मुल्ला दाऊद के क्रमशः कौन होंगे, चंदायन होंगे, कुतुबन के क्रमशः मृगावती हो जाएगी, ठीक है।
आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी के आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं? नरहरिदास, स्वयंभू, चंद्रवरदाई, रसखान। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। आदि कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? स्वयंभू जाने जाते हैं। ठीक है, कौन जाने जाते हैं? स्वयंभू जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली, कैसी बोली? खड़ी बोली। खड़ी मतलब बिल्कुल उखड़ बोली, जिसको आपने देखा होगा कि बस बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, ऐसे लगता है जैसे गुस्से में बात करें, तो वो होती खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है, कौन सा है? प्रिय प्रवास। आगे है आपके सामने क्वेश्चन, प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो सुजान रसखान की है। किसकी है? सुजान रसखान या रसखान। ठीक, कृष्ण भक्त थे रसखान, इनकी रचना है प्रेम वाटिका। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात किया गारसा दत्तासी ने। सबसे पहले किसने किया? गारसा दत्तासी। ये बड़े विडंबना की बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा अपने यहाँ के किसी भी साहित्यकार ने शुरू नहीं की, ये विदेशी थे गारसा दत्तासी, इन्होंने शुरुआत की थी। और सबसे पहले हमारे हिंदी का साहित्य फ्रांस भाषा में लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अब्दुल रहमान द्वारा रचित एक विरह काव्य है? विरह काव्य, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, विरह काव्य की जब भी बात होगी तो आप सीधा भी लगा सकते थे कि अब्दुल रहमान की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये तीनों हैं नहीं, कौन सी है? संदेश रासक। तो संदेश रासक में ही अब्दुल रहमान ने एक विरह का वर्णन किया है, इसलिए इसको एक विरह काव्य के नाम से जानते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल? आराम से आंसर कर देंगे इजीली, क्योंकि स्वर्ण काल के नाम से किसको जाना जाता है? भक्ति काल को जाना जाता है। भक्ति काल में अनेकों ऐसे काव्य संकलन और बहुत सारी रचनाएं हुई थी, जिनकी वजह से इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अनेकों ऐसे कवि हुए जिन्होंने समाज सुधार की भी बात की और ईश्वर में भक्ति के बारे में भी लोगों को जागृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? अष्टाध्यायी है, परीक्षा गुरु है, संवाद कौमुदी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर करने में आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इसके बावजूद भी आप लोगों ने 43% ही आंसर सही किया था। 53%, 57% इसके साथ गए थे संवाद कौमुदी। ये कोई उपन्यास नहीं है, ये एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, तो इसको आपने उपन्यास कैसे मान लिया? उपन्यास है परीक्षा गुरु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम आदि कवित्री के नाम से कौन जाने जाती हैं? तो हिंदी की प्रथम आदि कवित्री के नाम से मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका या कृष्णा सोबती? अब आदि कवित्री की बात है तो ये तो बहुत बाद में आई थी दोनों, ये नहीं होगा। इन दोनों में से आपको चूज करना था। तो आपको पता है मीराबाई भक्ति काल की जो हैं कवित्री हैं, तो ये सबसे पहली कवित्री मानी जाती हैं। आदि कवित्री के नाम से इनको जाना जाता है, मीराबाई को। और मीराबाई के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो उनके गुरु का नाम रैदास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? साकेत है, सरोज स्मृति है, सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है? अब मैंने अभी आपको बताया था कि विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसको माना जाता है? अष्टाध्यायी को माना जाता है। किसने इसको लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि, किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि के द्वारा लिखित ये विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा? अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से तुलसीदास के गुरु कौन हैं? गोविंद, योगी, रामानंद, नरहरिदास या शेख मोहिदी? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तुलसीदास के गुरु कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा नरहरिदास। नरहरिदास तुलसीदास के गुरु हैं। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे इन्हीं ऑप्शंस में से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति काल की रचना नहीं है? पार्वती मंगल, भक्तिमाल, जय मयंक जस चंद्रिका, सुदामा चरित? अब भक्ति काल की बात हो रही है। पार्वती मंगल है, तुलसीदास द्वारा रचित, भक्तमाल है और सुदामा चरित भी है। इसके नाम से ही पता लग रहा है भक्त मतलब भक्ति काल की है। जय मयंक जस चंद्रिका ये भक्ति काल की रचना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ऑप्शन है हनुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या खेल कोटुकम। तो फ्रेंड्स आप देखिए, ये हनुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों विद्यापति की हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टार कर लीजिए। हनुमान रासो, अब ये जो हनुमान रासो है ये भी आपकी वीरगाथा काल की ही रचना है, जबकि खेल कोटुकम ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है, ये भक्ति काल की रचना है और इसको रहीम दास ने लिखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, खेल कोटुकम। ठीक है, आगे चलिए। बाकी ये तीनों ऊपर वाली जो हैं, हनुमान रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये तीनों वीरगाथा काल की हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगी और खेल कोटुकम आपका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? संवाद कौमुदी, इंदुमती, कफन या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती। ठीक है, ये कहानी नहीं है, ये पत्रिका थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। संवाद कौमुदी और कफन एक कहानी है, लेकिन ये प्रथम कहानी नहीं मानी जाती, इंदुमती प्रथम कहानी है। कफन भी काफ़ी रोचक और सुनने में बहुत कर्णप्रिय कहानी है, इसको सुनिएगा, मुंशी प्रेमचंद की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स ये थे आपके क्विज के क्वेश्चंस, आज की क्विज में जो हमने सॉल्व किए थे 30 क्वेश्चन। आप बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। और आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक करें। और फ्रेंड्स आप टारगेट बनाएंगे डेली कि आपको आज कितना लाइक करवाना है वीडियो पर, तो अपना टारगेट आप कंप्लीट क्या करें। तो वैसे भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, आप लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड बाय।